शाम के 4:20 हो रहे थे। रागिनी कमरे में आंखों में आंसू भरकर आई और बिस्तर पर परी रागिनी की 4 साल की बेटी थी के साथ लेट गई। रोते रोते उसकी आंख लगने ही वाली थी कि बाहर से मम्मी जी की आवाज़ आने लगी। घर में कितनी गंदगी है, कितना काम पड़ा है और ये महारानी कमरे में सोने चली गई। सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। पता नहीं कैसी कामचोर बहू मिली है मुझे। मेरे तो कर्म ही फूट गए। इतने में रागिनी आंसू पोंछते हुए कमरे से बाहर आई और पूछा, मम्मी जी क्या हो गया? मम्मी जी, सासू माँ ने कहा, कुछ नहीं, बस ये जाले लग गए हैं तो उन्हें निकाल रही हूँ। बिना मेरे काम के थोड़े ना घर साफ रह सकता है। पूरे टाइम गंदगी पड़ी रहती है। घर में कोई काम करने वाला नहीं है, सब काम चोर है यहाँ पर। रागिनी जान रही थी कि ये ताने उसके लिए बोले जा रहे हैं। वो सोचने लगी, सुबह 6 बजे उठने के बाद से वो लगातार काम किए जा रही है, फिर भी वो काम चोर है। घर में रहने वाले 9 सदस्यों, जिनमें से सास ससुर, 2 देवर, 1 ननद, पति, रागिनी और रागिनी के 2 बच्चे का पूरा काम रागिनी अकेले खुद ही करती थी। सहायता के नाम पर घर के सदस्यों से उसे सिर्फ ताने ही मिलते थे। सुबह से सबका चाय नाश्ता, फिर उसके बाद बर्तन साफ करना, फिर भोजन की तैयारी, फिर भोजन के बाद के बर्तन साफ करना, फिर शाम की चाय की तैयारी और कुछ स्नैक्स की तैयारी, फिर रात के भोजन की तैयारी और फिर रात के बर्तन। इसी बीच में उसे घर में झाड़ू पोछा, कपड़े साफ सफाई और साथ में अपने दोनों बच्चों का भी ध्यान रखना होता था। वो सोच रही थी, इतना सब करने के बाद भी मैं कामचोर हूँ। इतना सोचते सोचते वो फिर से काम में जुट गई। इतने में पीछे से परी की रोने की आवाज़ आई। मम्मा, मम्मा मेरे पास आ जाओ। रागिनी भागकर परी के पास चली गई। मेरा बच्चा रोने क्यों लगी है? चलो आओ सुला देती हूँ आपको। बच्चे को सुलाते सुलाते रागिनी पुराने ख्यालों में खो गई। उसे याद आने लगा कि पापा कितने खुश थे उसकी शादी को लेकर। माँ को पूरी जानकारी दे रहे थे। लड़के और घर वालों को लेकर पापा की बात आज भी गूंजती है कानों में। लड़का तो बहुत ही सुंदर है और योग्य, इतना कि कुछ पूछो मत। अगर मेरी बेटी रोज भी पैसा खर्च करेगी ना, तो भी उसके पास बचत के लिए बहुत पैसे होंगे। इतना अच्छा लड़का खोजा है मैंने। मैं जानता हूँ कि मेरी बेटी बहुत शौकीन है और नाजुक भी है, इसलिए ऐसा लड़का ढूंढा है कि मेरी बेटी रागिनी का वो अच्छे से ख्याल रख सके। और देखने में तो इतना सुंदर है कि सब देखते ही मोहित हो जाएंगे। इतने में रागिनी की छोटी बहन एकता ने पूछा, पापा पापा लड़का दिखता कैसा है? पापा बोले, 6 फुट 3 इंच हाइट का लड़का है, हैदराबाद में है, नौकरी और ससुराल मुंबई की है। एकता बोली, चलो बढ़िया है, अब इसी बहाने कम से कम मुंबई भी घूमने को मिल जाएगा। पापा कब आएंगे वो हम लोगों के घर? पापा ने बोला, बस परसों ही आने वाले हैं, मैं आमंत्रित करके आया हूँ। रागिनी चुपचाप अंदर कमरे में सब सुन रही थी और मन ही मन मुस्कुरा रही थी। इतने में छोटी बहन ने आकर बोला, क्या बात है दीदी, शादी वो भी मुंबई में? ओए ओए, जलवे हैं आपके तो। ये देखो, पापा ने मुझे फोटो दिया है आपको दिखाने के लिए। देखो रागिनी शर्माते हुए बोली, रहने दे, मुझे नहीं देखना, तुम ही देख लो। एकता बोली, अच्छा अच्छा ठीक है, मेरे सामने देखने में शर्म आ रही है तो अकेले में देख लेना। ये रखी फोटो लड़के की और एकता वहाँ से चली गई। एकता के जाने के बाद रागिनी ने फोटो को उठाकर देखा। फोटो देखते ही उसे लगा कि जैसे मानो वो बना ही उसके लिए हो। घबराहट में रागिनी को उस रात नींद नहीं आई। दूसरे दिन वो बेचैन ही हो रही थी। होती भी क्यों ना, पहली बार कोई लड़का देखने जो आ रहा था। दिन बीत गया, लड़के वालों के आने का दिन आ गया। उस दिन घर पर तैयारियां बड़े जोर शोर से चल रही थी। माँ ने तो इतने प्रकार का व्यंजन बना लिया था कि मानो शादी आज ही हो। सब बहुत खुश थे। शाम के 4 बज रहे थे। इतने में अंकल आंटी का घर के अंदर आना हुआ। मेरे पापा मम्मी ने बहुत जोर शोर से उनका स्वागत किया। उन्हें अंदर लेकर ही फिर उनसे पूछा, विनय नहीं आए? तो आंटी जी बोली, आ ही रहा है, बाहर गाड़ी लगाने चला गया है। यहाँ सामने गली में रास्ता नहीं था तो आगे जगह देखकर
गाड़ी पार्क करके आ जाएगा। उसने घर देख लिया है, आप परेशान ना हो, अंदर चले। फिर भी मेरे पापा को चैन नहीं था। उन्होंने छोटे बेटे को भेजा, जाओ विनय जी को घर तक ले आओ। रागिनी का छोटा भाई बाहर निकल गया और अंकल आंटी पापा और मम्मी के साथ अंदर की तरफ ड्राइंग रूम में आकर बैठ गए। फिर धीरे धीरे बातें शुरू होने लगी। थोड़ी देर में बिक्की, जो रागिनी का छोटा भाई है, विनय को लेकर अंदर आ गया। विनय की सुंदरता तो देखते ही बन रही थी। 6 फुट 3 इंच हाइट, रंग गेहुआ, गले में काला धागा पहने हुए था, नीली शर्ट और ब्लैक पैंट क्या खूब जच रहे थे। मैं ही नहीं, मेरा पूरा परिवार उनको देखकर तो मोहित सा हुआ जा रहा था। एकता सब कुछ बाहर का नज़ारा देख देख कर मुझे आंखों देखा हाल सुना रही थी। बहुत ज़्यादा उत्साहित थी वो मेरी शादी को लेकर। थोड़ी देर बाद पापा ने रागिनी को बाहर बुलाया। रागिनी एकता के साथ कमरे से बाहर आई। रागिनी को देखते ही विनय ऐसा हो गया जैसे उसे कुछ सूझ ही ना रहा हो, और होता भी क्यों नहीं। रागिनी 5 फुट 6 इंच का कद, रंग गोरा, नीली आंखें और कमर तक लहराते हल्के सुनहरे बाल, सर से पांव तक वो सफ़ेद चांदनी में नहाई हुई लग रही थी। इतनी खूबसूरती एक साथ देखकर विनय तो जैसे मानो अपनी सुध ही खो बैठा हो। वो एक टक रागिनी को देखता ही रहा। कुछ देर बाद पापा, मम्मी और अंकल आंटी ने बोला कि तुम लोग आपस में बात कर लो, हम आते हैं। और ऐसा कहकर सभी लोग बाहर के कमरे में चले गए। विनय ने फर्राटेदार इंग्लिश से अपना परिचय दिया। रागिनी थोड़ा सहम सी गई और बोली, मुझे इंग्लिश नहीं आती। तब विनय बड़ी सहजता से बोला, मुझे भी नहीं आती, वो तो मैं बस यूं ही तुम पर इम्प्रेशन जमा रहा था। तब रागिनी मन में सोचने लगी, इतनी बड़ी बड़ी कंपनियों में काम करने वाले व्यक्ति को इंग्लिश कैसे नहीं आती होगी। वो तो सिर्फ मुझे सहज करने के लिए ऐसा बोल रहे होंगे। और उसकी ये बात रागिनी को बहुत भा गई। रागिनी और विनय बात शुरू ही हुई थी कि लाइट गोल हो गई। मध्यम वर्गीय परिवार होने के कारण इन्वर्टर और जनरेटर की व्यवस्था तो वो कर नहीं पाए थे, तो एक मोमबत्ती को जलाकर उनके कमरे में एकता दे आई। तो विनय ने बड़े ही प्यार से कहा, इसकी ज़रूरत नहीं थी। एकता, तुम्हारी बहन इतनी खूबसूरत है कि उसके सामने इस रोशनी की ज़रूरत ही नहीं थी। विनय के ऐसे शब्द सुनते ही रागिनी तो मानो शर्म से लाल हो गई और गर्दन झुकाकर धीरे धीरे मुस्कुराने लगी। एकता ये सुनकर बोली, वाओ सो रोमांटिक, और इतना कहकर कमरे से बाहर चली आई। फिर विनय ने रागिनी से कहा कि मैंने तो तुम्हारी फ़ोटो देखते ही हाँ कर दिया था, पर फिर मुझे लगा कि तुम्हें भी तो लड़का पसंद आना चाहिए, इसलिए यहाँ मिलने चला आया। मेरी तरफ से तो हाँ है, अब शादी तुम्हारी मर्जी पर डिपेंड करती है कि तुम्हें मैं पसंद हूँ या नहीं। ये सब सुनकर रागिनी मुस्कुरा रही थी और नजरें झुकाए बैठी हुई थी। दोनों ने कुछ देर बात की। इतने में एकता आई और मुस्कुराते हुए पूछा, क्यों दीदी, और बातें करनी है कि आ जाऊं? विनय ने बड़े प्यार से बुलाया, नहीं नहीं, अब तुमसे बातें करनी है, तुम आ जाओ। इतने में घर के सभी लोग कमरे में वापस आ गए। रागिनी उठकर अंदर चली गई और मम्मी पापा भी अंदर आ गए ताकि लड़के वालों को कुछ देर बातें करने का मौका मिल सके, वो आपस में विचार कर ले। थोड़ी देर बाद आंटी जी ने उठकर रागिनी की माँ को गले लगा लिया और बोला, हमें आपकी बेटी बहुत पसंद है, मुझे अपने बेटे के लिए ऐसी ही बहू चाहिए थी, तो क्या हम रिश्ता पक्का समझें? माँ और पापा का तो समझो जैसे खुशी का ठिकाना ही ना रहा हो। पापा आंखों में खुशी के आंसू भरे हुए कमरे के अंदर आए और रागिनी को अपने सीने से लगा लिया और बोले, मैं तो जानता हूँ मेरी बेटी को कोई रिजेक्ट नहीं कर सकता। उस समय रागिनी और रागिनी के पिताजी दोनों की आंखों में खुशी के आंसू थे। तय हुआ कि सगाई कल ही करेंगे। तब रागिनी के पिताजी ने कहा कि कल कैसे कर सकते हैं, इतनी जल्दी कैसे, व्यवस्था हो पाएगी? तो लड़के वालों ने कहा, अरे आप परेशान ना हो, कल हम घर में ही छोटा सा दस्तूर कर लेते हैं, फिर जितना भी आपको शौक पूरे करने हो आप शादी में कर लीजिएगा। पापा उनकी बातें सुनकर इतना प्रभावित हो रहे थे कि ऐसे लोग आज के समय में मिलते कहाँ हैं। पापा ने हाँ कर दी। थोड़ी देर बाद अंकल आंटी और विनय चले गए। पापा भी रात से ही दूसरे दिन की तैयारी में जुट गए कि बिल्कुल भी समय नहीं है, कल ही रागिनी की सगाई है, उसमें कोई कसर नहीं रहने दूंगा। पापा ने रात को ही बुआ, मामा, मौसी सभी को आमंत्रित कर दिया
उसी दिन रात को ही पापा ने कैटर्स को बुक किया। कल घर में कम से कम 100 लोगों की व्यवस्था हो। दूसरे दिन सुबह सुबह पापा काम में व्यस्त थे और माँ भी उनकी खुशी चेहरे से झलक रही थी। दिन में 1 बजे करीब लड़के वाले घर आ गए। घर में बहुत शोर शराबा था, खुशी का माहौल था। सब विनय को देखकर मोहित हुए जा रहे थे और विनय की नजरें रागिनी को ढूंढ रही थी। कुछ समय बाद सगाई के लिए रागिनी को बाहर लाया गया। विनय तो रागिनी को देखता ही रह गया। रागिनी नीली साड़ी में इतनी खूबसूरत लग रही थी कि जैसे चांद ने नीला दुपट्टा ओढ़ लिया हो। विनय ने रागिनी के कान में धीरे से कहा, बहुत खूबसूरत लग रही हो। ऐसे शब्द सुनकर मानो रागिनी के तन में बिजली सी दौड़ गई। दोनों की सगाई हुई, दोनों बहुत खुश थे। विनय के माँ बाप का व्यवहार देखकर मेरे माता पिता बहुत खुश थे कि इतने सज्जन लोग आज के समय में कहाँ मिलते हैं। सगाई के कुछ समय बाद सभी रिश्तेदार धीरे धीरे करके वापस जाने लगे। रात का समय था, रात के 9 बज रहे थे। विनय और विनय के माता पिता घर पर ही थे। तब विनय के माता पिता ने विनय से कहा, विनय तुम जाकर होटल में आराम करो, हम लोग आते हैं। विनय ने कहा, जी ठीक है माँ। विनय प्यार भरी नज़रों से रागिनी को देखा और आंखों के इशारे से ही जा रहा हूँ कहकर निकल गया। कुछ देर बाद यहाँ वहाँ की बातें करते हुए विनय के पिताजी ने कहा, देखिए भैया जी, वैसे तो हमारी कोई डिमांड नहीं है, पर फिर भी हम जानना चाहते हैं कि आप क्या देना चाहेंगे अपनी लड़की को। पिताजी ने कहा कि मैं 5 लाख नकद और 10 तोला सोना और पूरा फर्नीचर और रसोई के पूरे सामान। इतना कहकर पिताजी थोड़ा रुके और बोले, भैया मैं मध्यम वर्गीय आदमी हूँ, मेरी 2 बेटियाँ और 1 बेटा है। थोड़ी बहुत जितनी भी जमा पूंजी है इन दोनों बेटियों की शादी में ही लगानी है, इतनी ही हैसियत है मेरी। हाथ जोड़कर रागिनी के पिता ने कहा। इतना सुनकर विनय के माता पिता ने कहा कि भैया हम थोड़ा आते हैं। दोनों कमरे से बाहर निकलकर दूसरे कमरे में चले गए। रागिनी के पिताजी कमरे में चिंता के कारण यहाँ से वहाँ चक्कर काटने लगे। तब माँ ने समझाया, शांत हो जाइए, बैठ जाइए, सब अच्छा होगा, आप परेशान ना हो। कुछ समय बाद विनय के माता पिता कमरे के अंदर आए और बात को यूं घुमाते हुए बोले, देखिए हमारे पास तो 50-50 लाख तक के रिश्ते आए हैं, परंतु हमने उन सभी लड़कियों को रिजेक्ट कर दिया है। मुझे आपकी बेटी पसंद है, इसलिए मैंने हाँ की है, पर सिर्फ 5 लाख? कम से कम भैया 11 लाख और 1 कार, इतना तो मेरे बेटे को मिलना ही चाहिए। इससे कम में बात नहीं बनेगी। आप मुझे कल सुबह तक बता दीजिएगा। ये सुनकर पिताजी के चेहरे से सारी खुशी काफूर हो गई। विनय के मम्मी पापा उठकर खड़े हुए और हाथ जोड़कर बाहर निकल गए और होटल वापस चले गए। रागिनी देख रही थी कि उसके पापा बेचैन हैं। पापा पूरी रात सोए नहीं, माँ से बात कर रहे थे। 11 लाख दिए तो फिर कैटर्स को भी तो देना पड़ेगा, वो पैसा कहाँ से आएगा? शादी ब्याह के और कितने सारे खर्च होते हैं, वो सब कैसे पूरा कर पाऊँगा? माँ बोली, सुनिए अब तो सगाई भी हो चुकी है, सारे रिश्तेदारों को पता चल गया है कि बात पक्की है। अब यदि हम पीछे हटेंगे तो समाज में बदनामी होगी हमारी, लोग हमारी चांद जैसी बेटी में ही खोट निकालेंगे। अब आप पीछे मत हटिए, एकता की शादी के लिए भगवान फिर कहीं से व्यवस्था कर देंगे। अभी तो आप रागिनी के बारे में सोचिए और हाँ कर दीजिए। उस रात रागिनी के माता पिता सोए नहीं और सारी रात विचार विमर्श में गुजर गई। सुबह सुबह विनय के माता पिता का घर पर फोन आया, भैया क्या विचार किया है आपने? रागिनी के पिताजी ने कहा, भैया आप घर आ जाते, फिर हम आमने सामने बैठकर बात तय कर लेते। जैसा आप कहेंगे वैसा ही होगा भैया। इतना सुनना ही था कि विनय के माता पिता खुशी से उछल पड़े, बोले, हाँ हाँ क्यों नहीं, आज का लंच वहीं हम आपके साथ करेंगे, हम आते हैं। रागिनी के पिताजी ने कहा, जी आप सभी पधारे, और इतना कहकर फ़ोन रख दिया। फ़ोन रखने के बाद रागिनी के पिताजी के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थी, पर माँ बार बार समझा रही थी कि चिंता नहीं कीजिए, हर लड़की अपना भाग लेकर आती है, सब अच्छा होगा, आप परेशान ना हो। विनय बहुत अच्छा लड़का है, हमारी बेटी बड़ी भाग्यशाली है कि इतने बड़े घर में जा रही है। पिताजी बोले, हाँ बस यही सब सोच कर तो मैंने हाँ कर दी। दिन का 1 बज रहा था,
तभी विनय के माता पिता का घर में आना हुआ। पिताजी ने उनका बहुत अच्छे से स्वागत किया। थोड़ी बहुत यहाँ वहाँ की बातें निकलने के बाद विनय के पिताजी ने बोला, मुझे ये जानकर खुशी हुई कि आपने 11 लाख देने के लिए हाँ कर दिए। भैया पर लगन थोड़ी ऐसे कीजिएगा कि हमारा समाज में स्तर ऊंचा देखे। पिताजी ये सुनकर थोड़े और घबरा गए, पर उन्होंने अपनी चिंता को छिपाते हुए कहा, भैया आप जैसा बोले, आप मुझे बताते जाइएगा, मैं करते जाऊंगा। फिर उन्होंने लिस्ट थमाना शुरू कर दिया। हमारे यहाँ से हमारे रिश्तेदार बहुत सारे हैं, उन सभी का आपको सम्मान करना होगा। 25 जोड़ी पैंट शर्ट, 25 साड़ियाँ और 5 सूट, और सभी कपड़ा कंपनी का होना चाहिए, ब्रांडेड। लोकल कोई भी चीज़ नहीं दीजिएगा। वो क्या है ना, हमारे सभी रिश्तेदार ब्रांडेड कपड़े ही पहनते हैं, तो उन्हें भी लगना चाहिए कि हमारे बेटे की ससुराल अच्छी संपन्न है। अब हर जगह थोड़े ना हम सब से बताएंगे कि हमने एक सामान्य घर की लड़की को अपनी बहू बनाना स्वीकार किया है। पिताजी ये सब बातें बड़े ध्यान से सुन रहे थे और हाँ में हाँ मिलाते जा रहे थे। फिर बोले, ये तो आपका बड़प्पन है कि आपने मेरी बेटी को स्वीकार किया। फिर कुछ और दान दहेज की उन्होंने लिस्ट थमाई और फिर बोले, उम्मीद है आप ये सभी चीज़ें पूरी कर पाएंगे। पिताजी ने कहा, जी आप निश्चिंत रहिए, ये मेरी तरफ से पहली शादी है, इसमें अपनी तरफ से कोई कमी नहीं रहने दूंगा। फिर भोजन का समय आया। पिताजी और माँ उनकी आवभगत में लग गए थे। भोजन करने के बाद अंकल आंटी थोड़ी देर रुके। एक अकेले कमरे में वो पिताजी से कुछ बातें कर रहे थे। बात कुछ समझ में नहीं आ रहा था, पर मेरे पिताजी हाथ जोड़कर उनसे जी किए जा रहे थे और कुछ मिन्नतें कर रहे थे। समझ नहीं आ रहा था कि क्या बात है। फिर कुछ समय बाद वह लोग वापस चले गए। पिताजी जब अंदर आए तब एकता ने पूछा, पापा ये लोग क्या कह रहे थे? आप कुछ परेशान से नजर आ रहे हैं। रागिनी के पिता ने कहा, नहीं नहीं बेटा, कुछ नहीं, बस यूं ही रात को सोया नहीं ना, नींद नहीं हो पाई, इसलिए थकान समझ आ रही होगी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब रागिनी की शादी की तैयारी करनी है। शादी अगले महीने फिक्स हुई है, उसमें कोई कसर नहीं रहने देना है। पिताजी ने रागिनी की तरफ प्यार से देखा और बोले, मैं अपनी बेटी की शादी में कोई कमी नहीं रहने दूंगा। रागिनी जान रही थी कि कुछ तो बात है जो पिताजी सबसे छुपा रहे हैं। इतने में रागिनी के फ़ोन की घंटी बजने लगी। रागिनी भागकर अपने कमरे में गई तो देखा कि किसी अननोन नंबर से फ़ोन आ रहा है। उसने फ़ोन उठाया। सामने से किसी लड़के की आवाज़ आई, तुम मुझे ही याद कर रही थी ना? इतना सुनते ही रागिनी की दिल की धड़कन तेज हो गई। बोली, विनय जी आप? विनय बोला, अरे वाह, तुम तो मेरी आवाज़ पहचान गई। मुझे तो लगा था तुम मुझे भूल गई। तुमने तो एक बार भी मुझे फ़ोन करने की कोशिश नहीं की। मैं तो अपना नंबर देकर आया था एकता को। रागिनी थोड़ा चुप हो गई। वह धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी। बोली, आपको मेरा नंबर कैसे मिल गया? विनय बोला, जिनको बात करनी होती है ना, वो सब तरीके से कोई ना कोई हल निकाल लेते हैं, तुम्हारी तरह नहीं कि बहाने बनाए। थोड़ा अधिकार जताते हुए विनय ने कहा, मैं कब से बेचैन हो रहा था तुमसे बातें करने के लिए, तो उस दिन एकता की मदद से तुम्हारा नंबर मिल गया। वैसे बड़ी प्यारी है तुम्हारी छोटी बहन। रागिनी ने कहा, जी जानती हूँ, और थोड़ी शैतान भी है। विनय ने कहा, कल से तुम मुझे बहुत परेशान कर रही हो। रागिनी ने घबराते हुए पूछा, जी मैंने क्या किया? विनय ने बोला, जब से तुमसे मिलकर आया हूँ तब से किसी भी काम में मन ही नहीं लग रहा है। हर तरफ तुम्हारा चेहरा दिख रहा है। बोलो क्यों इतना याद आ रही हो? बोलो ना रागिनी, चुप क्यों हो? बताओ मुझको। रागिनी ने कहा, जी क्या बोलूँ? विनय बोला, कुछ भी जो तुम्हारा दिल करे। तुम्हारी आवाज़ सुनना मुझे अच्छा लगता है। पता है रागिनी, तुम बहुत ही खूबसूरत हो। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मुझे इतनी खूबसूरत, इतनी प्यारी बीवी मिलेगी। रागिनी सोचने लगी कि कहीं मैं ये सपना तो नहीं देख रही। क्या मुझे सच में इतना प्यार करने वाला पति मिल रहा है? विनय ने रागिनी के मौन को तोड़ने के लिए फिर एक बात पूछी, रागिनी सच सच बताना, क्या तुम्हें कल से लेकर अभी तक मेरी बिल्कुल भी याद नहीं आई? रागिनी थोड़ा शर्मा गई और बोली, जी अभी मैं फ़ोन रखती हूँ, पापा आ रहे हैं।
विनय ने कहा, ठीक है, जब फुर्सत रहना तो फ़ोन करना। रागिनी ने कहा, जी ठीक है। विनय ने कहा, मुझे तुम्हारे फ़ोन का इंतज़ार रहेगा, करना ज़रूर। इतना कहकर विनय फ़ोन रख देता है। रागिनी विनय के ख्यालों में खो जाती है और सोचने लगती है कि कितने अच्छे हैं विनय जी, कितना प्यार करते हैं मुझसे। एक तरफ जहाँ रागिनी और विनय आने वाले जीवन की तरफ धीरे धीरे कदम बढ़ा रहे थे, वहीं दूसरी तरफ रागिनी के पिताजी शादी की व्यवस्थाओं को लेकर चिंतित थे। रागिनी के मम्मी पापा शादी की तैयारी में जुट गए। दहेज का सारा सामान बुक कर ही रहे थे कि एक दिन विनय के पापा का फ़ोन आया। विनय के पिताजी ने पूछा, कैसी तैयारी चल रही है भैया आपकी? रागिनी के पिताजी ने कहा, जी भैया, सब आपकी कृपा है। फिर विनय के पिताजी बोले, भैया एक बात कहनी थी, आप सामान जो भी ले रहे हैं थोड़ा कंपनी अच्छी लीजिएगा। स्पेशल टीवी, वो क्या है ना, विनय को बड़ी टीवी का बहुत शौक है, तो सोचा आपको बता दूं। आखिर आप वैसे भी पैसे खर्च कर ही रहे हैं, तो क्यों ना आप अपने दामाद की पसंद की टीवी ले लें, ताकि दामाद भी खुश हो जाए और आपका पैसा भी वसूल हो जाए। ठीक कहा ना भैया मैंने? रागिनी के पिताजी ने बोला, जैसा आप बोले। विनय के पिताजी बोले, अरे भैया, हमारी कोई ऐसी पर्सनल डिमांड तो है नहीं, वो तो बस विनय को सोनी की टीवी चाहिए, 50-55 इंच की, वही ले लीजिएगा। और भैया मैं आपको ये भी कहना चाह रहा था कि हमारे घर में फर्नीचर तो पूरा है, और वैसे भी फर्नीचर वहाँ से मुंबई भेजने में दिक्कत हो जाएगी, तो आप ऐसा कीजिए कि 3 लाख रुपए नगद और बढ़ा दीजिएगा फर्नीचर का। फर्नीचर हम यहीं लोकल में ही ले लेंगे। वो क्या है ना, विनय की माँ की पसंद बिल्कुल अलग है, उसे तो मेरी पसंद भी पसंद नहीं आती, तो वो कह रही थी कि फर्नीचर वो अपनी पसंद का ही लेगी। पिताजी के चेहरे में चिंता की लकीरें साफ दिख रही थी। वो जी जी करते जा रहे थे कि जैसा आप बोले। उन लोगों ने फ़ोन रखा। फिर पिताजी माँ से बोलने लगे कि जो टीवी मैं पसंद करके आया हूँ वो तो 30-32 हज़ार में आ रही है, पर जो वो कह रहे हैं उसका तो रेट मुझे पता नहीं, पर फिर भी कम से कम 1 लाख तक की तो होगी ही। पर क्या कर सकते हैं, उनकी बात को टाल भी तो नहीं सकते। पिताजी माँ से कह रहे थे कि फर्नीचर 1,80,000 में बुक कर दिया था, थोड़ा बहुत टोकन भी दे आया हूँ, पर अब वो कह रहे हैं कि 3 लाख नगद फर्नीचर का उन्हें दे दें, वो खुद अपनी पसंद से लेंगे। अब क्या करूँ, समझ नहीं आता। पिताजी सोफे पर सर पर हाथ रखकर बैठ गए। पिताजी परेशान थे। एकता सभी बातें सुन रही थी। उसने पिताजी से कहा, पिताजी मुझे ये लोग कुछ ठीक नहीं लगते, ये लोग आपको एक एक करके डिमांड बताते जा रहे हैं। ऐसा ना हो कि शादी के बाद भी ये लोग ऐसा ही करते रहें, तो आप कब तक उनकी बातें मानते रहेंगे और डिमांड पूरी करते रहेंगे? पिताजी बोले, नहीं बेटा, ऐसा नहीं है, वो इतने संपन्न लोग हैं, हम सामान्य लोग हैं, तो उन्हें अपने स्तर के हिसाब का सामान भी तो चाहिए होगा ना, ताकि उनकी समाज में नाक बची रहे। उनके संबंधी अच्छे हैं, तुम बेकार ही चिंता कर रही हो। एकता बोली। पर पिताजी, इतने में बीच में ही एकता की बात काटते हुए पिताजी बोले, ये बहुत अच्छे लोग हैं, तुम परेशान मत हो, इधर आओ और मेरे पास बैठ जाओ। फिर पिताजी ने एकता से कहा, मेरी झांसी की रानी, इतना दुखी और परेशान मत हो, ये सोचो कि तुम्हारी बहन कितने बड़े घर में जा रही है, तो कितनी सुखी रहेगी पूरे जीवन, है ना? और फिर मैं कमाता किसके लिए हूँ? तुम तीनों बच्चे ही तो हो, जो मेरी जान हो। तुम लोगों को खुशी दे सकूं तो समझूंगा कि जीवन सफल हो गया। तुम चिंता मत करो बेटा। इतना कहकर पिताजी अपने काम में व्यस्त हो गए। रागिनी ये सब सुन रही थी। इतने में फोन की घंटी बजी। वो फिर भाग कर गई, फोन उठाया, देखा विनय जी का फोन आ रहा था। फोन उठाते ही विनय ने अधिकार जताते हुए बोला, तुमने तो कहा था कि तुम फुर्सत होकर मुझे फोन लगाओगी, पर तुमने तो मुझे फोन ही नहीं लगाया। मैं कल से तुम्हारे फोन का इंतजार कर रहा हूँ। रागिनी ने कहा, जी थोड़ा काम में व्यस्त हो गई थी, माफ कर दीजिए। विनय ने कहा, माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं, इसका मतलब है कि तुम मुझे याद ही नहीं करती, नहीं तो तुम मुझे समय निकाल कर फ़ोन लगा लेती। लगता है मैं ही तुम्हें बार बार परेशान करता हूँ। अगर कहोगी तो फिर मैं तुम्हें फ़ोन नहीं लगाया करूँगा। मेरे फ़ोन लगाने से तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं रागिनी?
रागिनी एकदम से घबराकर बोली, नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप फ़ोन लगाया कीजिए, आपके फ़ोन का ही तो इंतज़ार रहता है। क्या कहा? विनय ने पूछा। तुम मेरे फ़ोन का इंतज़ार करती हो? रागिनी, क्या मैं जितना तुम्हें याद करता हूँ उतना तुम भी मुझे याद करती हो? रागिनी शर्माते हुए बोली, जी, शायद आपसे भी ज़्यादा। इतना सुनकर तो विनय के पांव जमीन पर नहीं थे। विनय की खुशी रागिनी महसूस कर पा रही थी। इतने में पीछे से रागिनी की माँ की आवाज़ आई, रागिनी बेटा तैयार हो जाओ, बाजार जाना है, तुम्हारे लिए साड़ियाँ लेने। रागिनी ने विनय से कहा, माँ बुला रही है, मुझे बाजार जाना है, मैं वापस आकर आपसे बात करती हूँ। विनय ने कहा, सुनो, अपने लिए हल्की गुलाबी रंग की साड़ी जरूर खरीदना, बहुत खूबसूरत लगोगी तुम उसमें। रागिनी शर्मा गई, बोली, जी वादा, भूल मत जाना। रागिनी जी, फ़ोन करना, तुम्हारे फ़ोन का इंतज़ार रहेगा, विनय ने कहा। इतना कहकर विनय फ़ोन रख देता है। रागिनी बाजार तो चली जाती है, पर उसका दिल मानो विनय के पास छूट जाता है। वो दिन भर विनय के बारे में सोचती रहती है। कमरे के बाहर से आती आवाज़ ने रागिनी की सुध को तोड़ा। वो हड़बड़ा कर उठी। सासू माँ के चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी कि शाम के 6 बज रहे हैं और ये महारानी अभी तक कमरे से बाहर नहीं आई। बिल्कुल दिमाग ही नहीं है क्या? शाम टाइम क्या सोया जाता है? क्या क्या सिखाएं? शादी के 15 साल हो गए हैं, अभी तक नहीं सीख पाई। रागिनी हड़बड़ाती हुई कमरे से बाहर निकली और फिर सीधे रसोई में चली गई। सबकी चाय बनाने लगी। बाहर से सासू माँ के चिल्लाने की आवाज़ लगातार आ रही थी। घर की जेठ बनी है, शर्म नहीं आती, 6 बजे क्या सोने का समय है। रागिनी जान रही थी कि शाम को सोया तो नहीं जाता, पर उसे पता ही नहीं चला कि परी को सुलाते सुलाते कब उसकी आंख लग गई। सिर्फ आधा ही घंटा तो हुआ था उसे कमरे में गए हुए। सुबह 6 बजे उठने के बाद से लगातार काम करते करते थक भी तो गई थी। सभी लोगों को चाय और शाम का हल्का फुल्का स्नैक्स बनाकर रागिनी फिर काम में लग गई। रात को रोटियां सेकते समय एकदम से उसका हाथ तवे पर पड़ गया। वो जोर से करा उठी। तब रागिनी की सास ने पूछा, क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही हो? रागिनी का बड़ा बेटा दौड़कर आया उसके पास और आया देखकर बोला, दादी माँ, मम्मी का हाथ जल गया है। तब रागिनी की सासू माँ चिल्लाने लगी, एक काम ढंग से नहीं होता महारानी, कुछ नहीं मिला तो उसे जला लिया, सब काम ना करने के बहाने हैं। इतनी लापरवाही कौन करता है? रागिनी अपना हाथ पकड़कर सोचने लगी कि शायद ये जलन तो मिट जाएगी मेरी, पर तकलीफ होने के बाद भी जो इतने कड़वे शब्द इन लोगों के मुंह से निकलते हैं, वो पीड़ा कैसे और कब खत्म होगी पता नहीं। सहसा इस वेदना ने रागिनी को अपने अतीत की ओर जाने पर मजबूर कर दिया। उसे याद आ रहा था कि जब उसकी शादी तय हुई थी तब माँ उसे खाना बनाना सिखा रही थी कि रागिनी, अगले महीने तुम्हारी शादी है, तुम्हें घर का काम करते आना चाहिए। बेटा, इतने साल तो पढ़ते पढ़ते पता ही नहीं चला कि तुम कब इतनी बड़ी हो गई कि तुम्हारी शादी करने का समय आ गया। पर बेटा, ससुराल में तो सब काम करने होते हैं और सबसे ज़रूरी काम तो भोजन बनाना होता है और सबको सबकी पसंद का खाना खिलाना ये कुशल गृहिणी का काम है। माँ मुझे खाना बनाना सिखा रही थी। एक दिन अचानक सब्जी का बघार लगाते समय थोड़ा सा तेल हाथ पर छलका। रागिनी दर्द से चिल्ला उठी, आह! पिताजी रागिनी की आवाज़ सुनकर दौड़े दौड़े अंदर आए। क्या हुआ बेटा? माँ ने बोला, कुछ नहीं, भोजन बनाना सिखा रही हूँ तो थोड़ा सा हाथ में तेल आ गया, जल गई है। पिताजी बोले, क्या कर रही हो तुम भी? जल गया ना उसका हाथ, कितना दर्द हो रहा होगा मेरी बेटी को। रागिनी, तुम इधर आओ, माँ की बातों में ध्यान मत दो, अभी कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। पापा जल्दी से अंदर गए और दवा निकालकर बाहर ले आए। पापा को लग रहा था जैसे मानो पता नहीं मुझे कितना गहरा घाव हो गया। वो बेचारे मेरे हाथ में जलने की दवाई लगाने लगे और बार बार पूछते, बेटा दर्द तो नहीं हो रहा है, बेटा दर्द तो नहीं हो रहा है। और माँ को गुस्से से कह रहे थे, सुनो, उसको ये सब कराने की अभी कोई ज़रूरत नहीं है, कुछ ही दिन तो बचे हैं उसकी शादी को, फिर तो सारी ज़िंदगी यही सब कुछ करना है। और वैसे भी उनके घर वालों ने कहा है कि उनके यहाँ तो सभी काम के नौकर लगे हैं, इतने संपन्न लोग हैं, रागिनी को कुछ नहीं करना होगा। रागिनी की सास ने मुझसे खुद कहा है,
तो तुम क्यों मेरी बेटी को परेशान कर रही हो? मेरी बेटी तो राज करेगी, राज। माँ ने कहा, पर फिर भी काम करते तो आना चाहिए। ससुराल कितनी भी पैसे वाली हो, लड़कियों को काम तो करना ही पड़ता है ना। पिताजी ने बोला, ठीक है, पर थोड़ा आराम से करवाओ। देखो बेचारी को कितनी जल गई है। रागिनी अपने पिताजी के प्यार को महसूस कर रही थी और माँ की बातों को ध्यान से सुन रही थी और समझ भी रही थी कि माँ आने वाले समय के लिए मुझे तैयार कर रही है। एकदम से बड़े बेटे की आवाज़ ने उसकी सोच को तोड़ा और पूछा, माँ तुम ठीक हो ना? रागिनी बोली, हाँ बेटा, मैं ठीक हूँ, तू मेरी चिंता मत कर। और इतना कहकर रागिनी फिर से रोटियां सेकने में लग गई। उसे जलने की पीड़ा से ज़्यादा तो अपनों की कटु व्यवहार की पीड़ा थी। रागिनी घर का सारा काम कर रसोई साफ करने लगी। फिर उसने 3 गिलास में दूध भरा। 1 गिलास ससुर जी के कमरे में रखकर 2 गिलास अपने कमरे में लेकर चली गई। रात को विनय को दूध पीकर सोने की आदत है और परी रात को जाग जाती है तो उसे कभी दूध पिलाना पड़ता है। जब तक रागिनी कमरे में गई तो उसने देखा विनय, बड़ा बेटा और परी भी सब सो चुके थे। रागिनी भी थक गई थी, सो बिस्तर पर लेटते ही उसे नींद आ गई। सुबह के 6 बजे अलार्म बजने लगा। रागिनी ने झट से उसे बंद किया ताकि विनय और बच्चों की नींद में कोई खलल ना पड़ जाए। वो जल्दी जल्दी उठी, अपना बिस्तर साफ किया और नहाने चली गई। कमरे की थोड़ी बहुत सफाई करके वो तैयार होती है। उसने घड़ी की तरफ देखा तो 6:45 बज चुके थे। वो हड़बड़ा कर कमरे से बाहर निकली। फिर उसे याद आया कि कमरे में दूध रह गया, तो रात को न विनय जी ने पिया न बच्चे ने पिया। तो वो झट से कमरे में गई और ट्रे उठाकर वापस ले आई। रसोई में जाकर उसने ट्रे को किनारे रख दिया और चाय बनाने के लिए रख दी। जब तक चाय बन रही थी तब तक रागिनी ने झाड़ू उठाकर पूरे घर में झाड़ू लगाने लगी। फिर उसे थोड़ी देर बाद याद आया कि अरे वो तो चाय रखकर गैस पर भूल गई। झाड़ू लगाते लगाते काफ़ी समय हो गया, चाय तो बची ही नहीं होगी। वो भागकर रसोई की तरफ गई और उसने गैस बंद कर दिया। चाय तो बिल्कुल नहीं बची थी। वो तो बहुत ज़्यादा घबरा गई कि कहीं ऐसा ना हो मम्मी जी देखें तो गुस्सा करें। उसने झट बर्तन को साफ किया और उसमें दोबारा अपने लिए चाय बनाने के लिए गैस चालू किया। उतनी ही देर में सास ससुर के कमरे की खुलने की आवाज़ आ गई तो उसने सोचा पहले मम्मी पापा के लिए चाय बना दे, फिर अपने लिए चाय बना लूँगी। रागिनी सासू माँ और ससुर जी के लिए चाय बनाने लगी। थोड़ी देर बाद जब सासू माँ बाहर आई और आवाज़ दी, रागिनी चाय बन गई क्या? तो रागिनी बोली, जी मम्मी जी बन गई है, बस लाती हूँ। रागिनी ने चाय लाकर उनको दी। पहला घूंट पीते ही सासू माँ एकदम गुस्से से बोलने लगी, शक्कर फ्री में आती है क्या, जो इतना ज़्यादा डाल रही हो? अपने पापा के घर से लाई थी, हिसाब नहीं है क्या कि कितना शक्कर डाला जाता है? रागिनी दौड़ कर आई और बोली, मम्मी जी चाय मीठी हो गई है क्या? लाइए मम्मी जी, मैं सुधार देती हूँ। इतना कहकर रागिनी ने चाय की तरफ हाथ बढ़ाया। रागिनी का हाथ झटकारते देते हुए उसकी सास बोली, रहने दो, मैं खुद कर लूँगी, और गुस्से से अंदर चली गई। इतने में ससुर जी बाहर निकले। बोले, क्या हो गया? सास ने कहा, कुछ नहीं, शक्कर की फैक्ट्री खुली है हमारे यहाँ। रागिनी के ससुर जी सर हिलाते हुए बोले, तुम्हारी तो आदत ही है उसे किसी ना किसी बहाने से डांटने की हो जाती है। कभी कभी गड़बड़ी हो जाती है, इसमें इतना नाराज होने की क्या बात है? सास ने चिल्लाते हुए बोला, तुम तो मुझे गलत बोलोगे ही। इतना कहते हुए रसोई में चली गई। रसोई में जैसे ही घुसी उन्होंने देखा कि रसोई में एक ट्रे में 2 गिलास भरकर दूध रखा है। रागिनी, ये कैसा दूध रखा है? रागिनी बोली, मम्मी जी ये दूध मैं कमरे में ले गई थी विनय जी के लिए और परी के लिए। मैं जब तक पहुंची तब तक दोनों सो चुके थे, तो वो दूध में वापस ले आई। रागिनी की सास थोड़ा मुंह बनाते हुए बाहर निकली और ससुर जी के सामने बड़बड़ाते हुए कहने लगी, देख लो महारानी को, बहुत पक्ष लेते हो ना उसका। तुम्हारे लिए पतला दूध रख जाती है पीने के लिए और अपने लिए पीने को गाढ़ा दूध ले जाती है महारानी। रागिनी रसोई में थी, सुनकर हैरान हो गई। वो तो एक ही साथ तीनों गिलासों में एक सा ही दूध रखकर आई थी। पर मम्मी जी ऐसा क्यों कह रही हैं? पर ससुर जी के सामने कुछ बोलने की हिम्मत नहीं थी रागिनी में, तो चुपचाप इस आरोप को बर्दाश्त कर गई। उसे वो वक्त याद आने लगा जब वो शादी कर इस घर में आई थी। बड़ी ननद की शादी के बाद
घर में 6 लोग थे और दूध सिर्फ 1.5 लीटर आता था, जिसमें सुबह सबकी चाय बनती थी, शाम को चाय, रात को ससुर जी और विनय को दूध देना होता था। फिर सुबह के लिए दूध भी बचना चाहिए था, और यदि किसी दिन किसी ने ज़्यादा चाय पी ली या कुछ ज़्यादा दूध लग गया तो दूध खत्म हो गया, तब तो समझ लीजिए रागिनी की सामत आ जाती थी। रागिनी की सास बहुत गुस्सा करती थी उस पर कि जब से तुम आई हो तब से हमारे घर में दूध के खर्चे बढ़ गए। कितना दूध की चाय पीती हो तुम, जो 2 लीटर दूध नहीं बुझा पा रही। जब तक मेरे हाथ में रसोई थी तब तक बहुत अच्छे से इतना दूध हो जाता था, इतने में तो हम 50 आदमियों की चाय बनाकर पिला सकते हैं, और तुमसे 6 आदमियों की चाय नहीं बन पाती। अपनी माँ के घर में बिल्कुल ही नहीं पी क्या चाय, जो सारी कसर यहीं आकर निकाल रही हो। रागिनी 6 महीने तक तो सुबह की चाय पीना ही भूल गई थी, क्योंकि पहले ही ये हिदायत मिल गई थी कि मेरे बच्चों के लिए दूध रखे रहना, उनको चाय कम नहीं पड़नी चाहिए। पर किसी ने एक बार भी नहीं पूछा या जानने की कोशिश की कि घर में एक नया सदस्य बढ़ा है तो उसे कुछ खाने पीने की कमी तो नहीं हो रही है, या किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं पड़ रही है। फिर 6 महीने बाद रागिनी अपने मायके गई, और जब वापस लौटी तब वो अपने सूटकेस में दूध पाउडर के डिब्बे रख कर आई। एक सुबह जब अपनी चाय बना रही थी तब उसे उसकी सास ने दूध पाउडर का इस्तेमाल करते हुए देखा, पर उससे ये नहीं बोला कि दूध तो अभी रखा हुआ है, तुम क्यों दूध पाउडर की चाय पी रही हो रागिनी। ये सोचकर रागिनी बहुत दुखी हो रही थी कि घर में चीज़ों के होते हुए भी उसे उस लायक समझा जाता है कि वो उनका उपयोग कर सके। तब से लेकर 2 साल 2.5 साल तक उसने सुबह सुबह सिर्फ दूध पाउडर की ही चाय पी थी। वो दूध को डर के कारण हाथ भी नहीं लगाती थी। फिर जब उसका बड़ा बेटा हुआ तब उसने एक दिन हिम्मत करके मम्मी जी से पूछा, मम्मी जी ये दूध वाला थोड़ा पतला दूध देता है तो क्यों बीहू के लिए मैं थोड़ा सा दूध बाहर से बुला सकती हूँ। रागिनी की सास ने पल्ला झाड़ते हुए कहा, तुम पैसे चुका सकती हो तो बुला लो। रागिनी को मानो जैसे पंख लग गया, वो बहुत खुश हो गई। उसने उसी दिन सोसाइटी के दूसरे डेयरी वाले से बात की और स्पेशल हिदायत दी कि ये बच्चे के लिए दूध बुलाती हूँ, भैया तो इसमें मिलावट मत कीजिएगा। तब से लेकर आज तक रागिनी अलग से दूध बुलाती थी, और उसी दूध में से वो रात को पीने के लिए ससुर जी, विनय और बच्चों के लिए ले जाती थी। आज शादी के इतने सालों बाद अपने लिए ऐसा सुनना उसके लिए किसी वज्रपात से कम नहीं था। 9 बजे थे। विनय कमरे से उतरकर नीचे आए, बोले, रागिनी चाय बना। विनय की आवाज़ ने रागिनी को अपने पुराने ख्यालों से बाहर निकाला। वो आंसू पोंछती हुई चाय बनाने लगी। रागिनी ने विनय को चाय बनाकर दी। रागिनी का चेहरा कुछ उतरा हुआ देखकर विनय ने पूछा, क्या हुआ, आज सुबह से कुछ हो गया क्या। रागिनी बोली, क्या आपको लगता है कि मैं आपके पिताजी के साथ छल करूंगी। मम्मी जी बोल रही हैं कि मैंने उन्हें पतला दूध दिया और आपके लिए, परी के लिए और अपने लिए अच्छा दूध ले गई। मैं तो दूध पीती भी नहीं, फिर भी उन्होंने पिताजी से ऐसा कहा और मैं पिताजी के सामने कुछ ना कह पाई। वो मेरे बारे में क्या सोचते होंगे। विनय ने बोला, तुम चिंता मत करो, पिताजी माँ की आदत जानते हैं, ध्यान नहीं दिया करो, मैं तो तुमसे कुछ नहीं कहता। इतना कहकर विनय ने रागिनी को गले से लगा लिया और बोला, अब प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ 1 कप और अच्छी चाय पिला दो मुझे। रागिनी को जैसे विनय की बातों ने मरहम सा लगा दिया। वो सब बातें भूलकर फिर से काम में जुट गई और बार बार ईश्वर को धन्यवाद देती कि उन्होंने उसे विनय जैसा पति दिया जो उसे इतना समझता है और बहुत ध्यान रखता है। रागिनी नाश्ता बनाना शुरू कर ही रही थी कि सासू माँ ने आकर बोला, रागिनी आज कुछ अच्छा सा नाश्ता बना देना, आज तुम्हारे दोनों देवर वापस हॉस्टल चले जाएंगे। ऐसा करो आज तुम सुबह फ्राइड इडली बना दो। रागिनी ने कहा, जी मम्मी जी, और रागिनी नाश्ते की तैयारी में जुट गई। इतने में सासू माँ यहाँ वहाँ डिब्बे खोलकर देखने लगी कि कल रात का क्या बचा हुआ है। जब टिफ़िन खोला तो उन्होंने देखा कि टिफ़िन में कल रात की पूड़ियाँ जो कि मंदिर के भंडारे से आई हुई थी रखी हुई है। उन्होंने रागिनी से कहा, अरे रागिनी देखो, ये 15-16 पूड़ियाँ बची हैं, तो तुम एक काम करना, अपने लिए नाश्ता मत बनाना, नाश्ते में तुम और मैं यही पूड़ी खा लेंगे। रागिनी चुपचाप थी।
और धीमी आवाज़ में बोली, जी मम्मी जी। फिर कुछ देर बाद उनकी सासू माँ ने बोला, रागिनी तुम आज अपने लिए रोटियां भी नहीं सेकना, क्योंकि पूरी इतनी जल्दी ख़त्म तो हो नहीं पाएंगी, तो तुम आज सुबह के लंच में यही पूरी खा लेना। रागिनी ने थोड़ा रुककर कहा, जी मम्मी जी, मैं तो सिर्फ 2 ही पूरी खाती हूँ, फिर भी ये बहुत सारी है। तब रागिनी की सास ने कहा कि तो ठीक है ना, तो तुम आज अपने लिए रोटी और दाल चावल सुबह की कुछ भी मत बनाना। अगर दाल चावल नहीं खाओगी तो तुमसे पूरी ज़्यादा खा ली जाएंगी। वैसे भी ये मंदिर का प्रसाद है, अपने फेंक तो नहीं सकते, इसे तो खाकर ही ख़त्म करना पड़ेगा। तो तुम सुबह अपने लिए खाना मत बनाना, तुम यही खा लेना, ठीक है। रागिनी ने थोड़ा दुखी होकर कहा, जी मम्मी जी। इतना कहकर रागिनी की सास बाहर चली गई। कुछ देर बाद नाश्ता तैयार हो गया और सभी लोग एक एक करके नाश्ता करने लगे। इतने में रागिनी के ससुर जी ने कहा, रागिनी तुम भी कर लो नाश्ता। तब रागिनी की सास ने बोला, अभी आप लोग कर लीजिए, फिर वो बाद में कर लेगी। तब रागिनी के ससुर ने कहा, तुम तो कर लो, तुम्हें तो दवाइयाँ खानी होती है ब्लड प्रेशर की। 9:30 बज रहा है, तुमने अभी तक नाश्ता नहीं किया, तुम नाश्ता कर लो। तब सासू माँ ने रागिनी को आवाज़ देकर कहा, रागिनी मेरा भी नाश्ता ला दो। रागिनी ने 2 पूड़ियाँ माइक्रोवेव में गर्म कर सासू माँ को दी और साथ में थोड़ा इडली रख दी। सासू माँ ने कहा कि मैं तो सिर्फ 1 ही पूड़ी खाऊंगी, मुझे पूड़ी से बहुत गैस बनती है, वो तो प्रसाद है इसलिए खा रही हूँ। रागिनी ये पूड़ी तुम ले जाओ, इसे तुम ही खा लेना। रागिनी पूड़ी वापस ले आई। कुछ देर बाद मम्मी जी की आवाज़ आई, रागिनी थोड़ा सा इडली और लाना। रागिनी थोड़ी देर बाद इडली लेकर बाहर आई और सभी को दोबारा परोसने लगी। सभी लोग तारीफ करते थक नहीं रहे थे कि बहुत ही अच्छी इडली बनी है। रागिनी मुस्कुराती हुई सबका बिना कुछ बोले ही आभार व्यक्त कर रही थी। उसने जैसे ही अपनी सासू माँ की तरफ देखा तो उन्होंने थोड़ा बुरा सा मुँह बनाकर कहा, ठीक है पर मिर्च बहुत ज़्यादा हो गई है इसमें, खैर अब कुछ ना कुछ तो खाना ही पड़ेगा दवाई के लिए। ससुर जी रागिनी की तरफ देखकर बोले, बेटा बहुत अच्छी बनी है, तुम जाओ तुम भी खा लो। रागिनी अपने ससुर जी से क्या बोलती कि आज उसे तो पहले ही हिदायत मिल गई है कि उसे आज अपने लिए खाना नहीं बनाना है, आज उसे सिर्फ बासी खाना ही खाना है। उसे अपनी माँ का घर, माँ की यादें याद आने लगी। उसे याद आ रहा था कि वो कभी भी सब्जियां सुबह बन जाती थी, उन सब्जियों को उसने शाम को नहीं खाया था। पर यहाँ सब कुछ उल्टा था। यहाँ जितना भी कुछ बासी बचता था सब रागिनी के हिस्से में आता था। रागिनी ने टिफ़िन खोला और उससे प्रसाद की पूड़ियाँ निकाली और अचार की राई लेकर खाने बैठी ही थी कि पीछे से सासू माँ की आवाज़ आ गई, रागिनी थोड़ा जल्दी करना, तुम्हारे देवरों को जल्दी निकलना है। रागिनी अपनी प्लेट को वहीं ढक कर रख दिया और हाथ धोकर काम में लग गई। उसने सोचा जल्दी जल्दी पूरा भोजन बनाकर भैया लोगों का टिफ़िन भी पैक कर दूँ, उन्हें शाम को भी रास्ते में खाने को लगेगा। रागिनी भोजन बनाने में लग गई। दिन के 1 बज रहे थे। इतवार का दिन था। सभी लोग एक साथ बैठकर खाना खाए। आज उसके दोनों देवरों को वापस जो जाना था। रागिनी ने अपनी सास की थाली भी लगा कर दी। रागिनी की सास ने अपनी थाली देखकर कहा, रागिनी ये पूड़ियाँ वापस ले जाओ, मैंने सुबह नाश्ते में खा ली है, बहुत गैस बनने लगी है, मेरे लिए तुम गरम गरम रोटियां ही ला दो। रागिनी ने कहा, जी मम्मी जी, और अंदर रसोई में रोटियां लेने चली गई। सभी लोग प्रेम पूर्वक भोजन कर रहे थे। तभी सासू माँ जोर से चिल्लाकर कही, कितना बेकार सब्जी बनी है, बिल्कुल खाई तक नहीं जा रही। सुनो रागिनी, थोड़ा सा मेरे लिए दही ला दो, मैं उसी के साथ खाऊंगी, ये तो एकदम फेंकने लायक सब्जियां हैं। इतने में छोटा देवर बोला, माँ बहुत अच्छी तो बनी है, तुम्हें तो कुछ भी पसंद नहीं आता। रागिनी अंदर से सब सुन रही थी। रागिनी को कल रात की बात याद आ गई, जब वो सभी के लिए दही जमा रही थी। तब सासू माँ स्पेशल हिदायत देकर गई थी कि दही सिर्फ घर के आदमियों के लिए ही जमेगा, औरतों को दही नहीं खाने की ज़रूरत है। इतनी महंगाई बढ़ गई है, थोड़ा हिसाब से काम चलाना पड़ेगा, तो दही सिर्फ घर के आदमियों के लिए ही जमाना है। ये सुनकर रागिनी ये समझ रही थी कि ये हिदायत सिर्फ उसके लिए है। उसे घर में दही खाना अलाउ नहीं था। वो जानती थी, पिछले कई सालों से सुनती आ रही है कि दही, सलाद, पापड़ ये सब घर के आदमियों के लिए होते हैं। आदमी ही घर के बाहर जाकर दिमाग वाला काम करते हैं, तो ये सब हेल्दी चीज़ें सिर्फ आदमियों को ही ज़रूरी होती है, औरतों को नहीं।
औरतों को तो घर में सिर्फ आराम करना होता है, 2-4 रोटियां ही तो बनानी होती हैं, इसके अलावा क्या काम होता है उनको। उन्हें इन सब की ज़रूरत नहीं। घर की औरतों को रूखा सूखा खाकर काम चलाना चाहिए, तभी गृहस्थी बनती है। ये सीख उसकी सास उसे पिछले कई सालों से देती हुई आ रही थी। रागिनी ने थोड़ा सा ही दही जमाया था, फिर मम्मी जी की आवाज़ देने पर वह दही लेकर बाहर आई। उसे डर था कि यदि बीच में किसी ने उससे और दही मांग लिया तो क्या करेगी। वह भगवान से प्रार्थना करने लगी कि हे भगवान, अब किसी को दही की ज़रूरत ना पड़े, नहीं तो मैं क्या बोलूँगी कि आज फिर दही ख़त्म हो गया और फिर मम्मी जी की बातें सुनने को मिलेंगी कि इसके हाथों में श्री ही नहीं है, इसके हाथ तो सब कुछ ख़त्म हो जाता है। हमारे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ, हमारी रसोई में सब कुछ पर्याप्त रहता था। जब से ये आई है तब से चीज़ें ख़त्म हो जाती है रसोई में। ये सोचकर वो बहुत घबराने लगी थी। जब सभी का भोजन हो गया तब रागिनी ने मन ही मन ईश्वर को धन्यवाद किया कि हे प्रभु, आज तो आपने बचा लिया, मुझे आज किसी ने एक्स्ट्रा दही नहीं मांगा। रागिनी थालियां उठाकर धुलने के लिए जा रही थी, तभी सासू माँ की नज़र रागिनी के बेटे की थाली पर पड़ी। उन्होंने देखा कि उसकी प्लेट में दही थोड़ा बहुत बच गया है, तो उन्होंने रागिनी से कहा कि बिट्टू की थाली में थोड़ा सा दही बच गया है, उसे फेंकना नहीं, पाप लगता है, वह तुम खा लेना, और विनय की थाली में भी थोड़ी बहुत सब्जियां बची है, वो भी तुम ले लेना। इतना कहकर रागिनी की सास बाहर चली गई। कुछ देर बाद दोनों देवर तारीफ करते हुए बोले, भाभी आपके हाथों में जादू है, आप बहुत ही अच्छा भोजन बनाती हैं। भाभी मेरे लिए आटे के लड्डू रख दिए हैं। रागिनी ने बोला, हाँ भैया। इतने में दूसरे देवर ने बोला, भाभी और मेरी पापड़ी और सलोनी। रागिनी मुस्कुराकर बोली, हाँ भैया, मुझे सब याद है, मैंने आपके लिए पापड़ी, सलोनी और साथ में थोड़ी बहुत गुजिया भी बनाकर रख दी है, मैं जानती हूँ आपको बहुत पसंद है। इतने में विनय खुश होकर बोला, गुजिया बनी है? रागिनी तुमने मुझे नहीं खिलाई, लाओ मुझे भी चखने को दो थोड़ा। रागिनी ने मुस्कुराते हुए बोला, जी अभी लाई। एक प्लेट रागिनी गुजिया सजाकर बाहर ले आई। ससुर जी, विनय और उनके भाइयों ने गुजिया खाई। ससुर जी ने प्लेट सासू माँ की तरफ आगे बढ़ाते हुए कहा, लो तुम भी चखो, बहुत ही स्वादिष्ट बनाई है रागिनी ने। ससुर जी ने रागिनी की तरफ देखते हुए कहा, रागिनी तुम्हें मीठा बहुत पसंद है ना, तुम्हारे पिताजी मुझसे बता रहे थे, शायद इसीलिए तुम इतना अच्छा मीठा बनाती हो और सबका दिल खुश कर देती हो। अच्छा खिलाकर दिल जीतना तो कोई तुमसे सीखे, बहुत ही अच्छी बनी है रागिनी गुजिया। इतने में सासू माँ ने कहा, मुझे नहीं खाना, हम मीठा खाने के लिए ऐसे मरे नहीं जाते। रागिनी समझ रही थी कि ये बात उनकी सासू माँ रागिनी के लिए कह रही थी। कुछ समय बाद देवरों के जाने का समय हो गया। विनय ने बोला, पापा आप परेशान ना हो, मैं इन दोनों को स्टेशन तक छोड़ कर आता हूँ। विनय ने अपने भाइयों से पूछा, सामान चेक कर लिया ना, कुछ छूटा तो नहीं है? अगर सब रख लिया हो तो चलो बैठो गाड़ी में, मैं छोड़ कर आता हूँ रेलवे स्टेशन तक। माताजी और पिताजी दोनों बहुत दुखी हो रहे थे, कह रहे थे आज हमारा घर सूना हो गया। दोनों बच्चे आ जाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। विनय दोनों देवरों को स्टेशन तक छोड़ने चले गए और मम्मी जी पापा जी अंदर आ गए। रागिनी ने घड़ी की तरफ देखा तो 4 बज रहे थे। वो रसोई समेटकर खाने बैठी और फिर अपनी सुबह की ढकी हुई नाश्ते की प्लेट को ले आई। उसमें थोड़ी बहुत जो सब्जी बची थी वो खाने बैठ गई। तो हुआ कि थोड़ा बहुत दाल चावल खा ले, सुबह से कुछ नहीं खाया था उसने। पर फिर सासू माँ के डर के कारण कुकर को हाथ भी लगाने की हिम्मत नहीं हुई। उसे लगा कहीं सासू माँ न देख ले कि मैंने पूड़ियाँ कम खाई है और चावल ले लिया है तो फिर उसकी सामत आ जाएगी। वो मन महसूस कर सुबह के नाश्ते की प्लेट में ही खाना खाने बैठी थी कि तभी पीछे से रागिनी की सास की आवाज़ आई, रागिनी कल की दाल भी बची है, उसे भी खा लेना। रागिनी उसे फ्रिज से निकालकर माइक्रोवेव में गर्म करने लगी। इतने में उसके बड़े बेटे ने आकर उसे अपने वही दही की कटोरी बोला, माँ ये दही खाना, मैंने इसमें से सिर्फ 1 चम्मच खाया था। रागिनी ने मुस्कुराकर कहा, हाँ बेटा आप रख दीजिए, मैं खा लूँगी। उसने 3 पूड़ियाँ खाई और फिर उसका पेट तो नहीं पर मन भर गया। वो उठ पड़ी। सुबह से लेकर काम करते करते थक गई थी और ऊपर से मन का खाना भी नसीब नहीं हो पा रहा था उसे। उसका बड़ा बेटा सब कुछ बहुत गौर से देख रहा था। थोड़ी देर बाद उससे रहा ना गया तो पास आकर माँ से बोला, माँ तुम सबको इतना अच्छा बनाकर खिलाती हो, मैं तुम्हें हर रोज़ देखता हूँ, तुम अपनी थाली में कुछ ना कुछ बासी रख लेती हो,
तुम नया बना हुआ भोजन क्यों नहीं करती? रागिनी ने उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा ये अन्न देवता हैं, इन्हें फेंक भी तो नहीं सकते, इसलिए। उसके बड़े बेटे ने बोला, तो क्या अन्न देवता सिर्फ आपके लिए है, बाकी घर के किसी सदस्य के लिए नहीं? माँ, मैंने आज जानबूझकर दही नहीं खाया था। मैं जानता हूँ आपको दही बहुत पसंद है, पर दादी आपको हमेशा खाने से रोक देती है। लेकिन जब भी मेरी थाली में या पापा की थाली में कुछ बचता है तो आपको खाने को कहती हैं। मैंने कल रात को दादी की बातें सुन ली थी, इसलिए आज मैं नहीं खाया। मैं जानता हूँ दादी हमेशा आपको बासी खाना के लिए कहती हैं। मैं अब छोटा नहीं रहा कि तुम मुझे अपनी बातों में बुद्धू बना लो। मैं सब सुनता भी हूँ, समझता भी हूँ। रागिनी की आंखों में आंसू भर आए। उसने अपने बेटे को जोर से सीने से चिपका लिया और जैसे मानो कई सालों का गुब्बार जो था वो आंसू में बहकर बाहर निकल रही थी। रागिनी के बेटे ने अपनी माँ के आंसू पोंछते हुए बोला, माँ तुम चिंता मत करो, मैं हूँ ना, मैं रखूँगा तुम्हारा ध्यान। मैं बात करूँगा घर में सबसे कि मेरी माँ के घर इतना भेद क्यों किया जाता है। रागिनी ने कहा, नहीं बेटा, तुम किसी से कुछ मत कहना, नहीं तो सबको लगेगा कि मैंने तुमसे कुछ कहा है या बोला है। सब मुझे ही बुरा समझेंगे। तुम्हें मेरी कसम बिट्टू, तुम कुछ नहीं कहना। तुम जाओ, अभी अपने कमरे में जाओ, मैं आती हूँ। परी को भी साथ लेकर जाना, मैं 10 मिनट में आती हूँ। रागिनी ने बिट्टू के चेहरे को चूमा और जाने को कहा। रागिनी मन ही मन सोच रही थी कि बिट्टू, तुम मेरे लिए किस बारे में बात करोगे? तुम्हें तो अभी कुछ पता ही नहीं है कि तुम्हारी माँ को क्या कुछ सुनने को मिल रहा है इस घर में। उसे सब बातें एक एक करके याद आने लगी। क्या क्या कुछ सुनने को मिल चुका है रागिनी को, जिसको रागिनी चुपचाप सहन कर रही थी। जानने के लिए अगला भाग जरूर पढ़िएगा।